हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम लिमिटेशन एक्ट 1963 के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और इस तरीके के वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी बाद मतलब सूट को इंस्टीट्यूट कब माना जाता है, मतलब जब उसको आपने कोर्ट के सामने पेश किया तो उसको कब माना जाएगा कि वो इंस्टीट्यूट हुआ है ना। तो जिस दिन कोर्ट के मतलब जिस दिन कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है वो नहीं, जिस दिन आपने प्रॉपर ऑफिसर के सामने अगर आप जो आपकी जो प्लेंट है, आपका जो सूट है उसके लिए जो फाइल किया है वो अगर प्रॉपर कोर्ट के सामने वो प्लेंट आप वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया है, उस दिन माना जाता है कि सूट संस्थित किया गया है, उस दिन इंस्टीट्यूट हुआ है सूट। ठीक है, इसमें सेक्शन 3 में इसके बारे में मेंशन किया गया है और अलग अलग इसमें क्राइटेरिया दिए हैं। जैसे अगर कोई पॉपर है, मतलब जो निर्धन व्यक्ति है, वो अगर सूट फाइल करना चाहता है तो वो जब ऐसे पॉपर के रूप में सूट फाइल करने के लिए एप्लीकेशन लगाता है कोर्ट में कि मैं पॉपर हूँ और मुझे फीस पे करने में माफी दी जाए, तो वो जिस दिन एप्लीकेशन फाइल करेगा, प्रस्तुत करेगा, उस दिन उसका सूट माना जाएगा कि उस दिन से उसने सूट फाइल किया गया है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वाद पत्र उचित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब प्रॉपर ऑफिसर को प्लेंट जिस दिन प्रेजेंट किया है उस दिन माना जाएगा कि सूट इंस्टीट्यूट हुआ है। तो सेक्शन 3 क्लॉज 2 में इसके बारे में बोला गया है कि किसी बात a suit is considered institute when the plaintiff is presented to the proper officer, not when the court accept it। ठीक है, नेक्स्ट है यदि सीमा अवधि समाप्त होने वाले दिन, मतलब जो लिमिटेशन पीरियड है वो खत्म होने वाला है, उस दिन अगर कोर्ट बंद है, उस दिन मतलब हॉलीडे कर दी है, वर्किंग डेज दी है, तो बाद जो सूट फाइल हो रहा है, जो अपील हो रही है या एप्लीकेशन हो रही है, तो उसका क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी। तो यहाँ बोला है कि जब नेक्स्ट वर्किंग डे होगा जब भी कोर्ट का, उस दिन सूट फाइल मतलब किया जा सकता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन है ये अगले कार्य दिवस नेक्स्ट वर्किंग डेज पर दायर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 4 में इसके बारे में मेंशन किया गया है कि यदि किसी वाद, अपील या आवेदन की निर्धारित सीमा अवधि समाप्त होने वाले दिन न्यायालय बंद रहता है तो इसे अगले कार्य दिवस पर दायर किया जा सकता है। ठीक है, दिस सेक्शन इंश्योर दैट लिटिगेंट डू नॉट सफर इफ द कोर्ट इज क्लोज्ड ऑन द लास्ट डेट ऑफ लिमिटेशन। नेक्स्ट है सेक्शन 5 के तहत किन मामलों में देरी को माफ किया जा सकता है। पूछा गया है कि सेक्शन 5 के तहत जो कंडोलेशन ऑफ डिले, मतलब अगर हम लिमिटेशन पीरियड के बाद अगर सूट फाइल कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है कोर्ट के द्वारा, मतलब उस लिमिटेशन टाइम बाद के बाद भी कोर्ट उसे माफ कर देता है देरी से फाइल करने के लिए। तो किस किस केस में सेक्शन 5 रिलैक्सेशन देता है, तो ये सिर्फ अपील के मामलों में देता है और दूसरा कुछ एप्लीकेशन मतलब सीपीसी के ऑर्डर 21 के अंदर जो एप्लीकेशन दी उस उनको छोड़कर जितनी भी एप्लीकेशन है उस सब केस में ये देरी से माफ कर दिया जाता है। अगर देरी से फाइल की गई कंडोनेशन ऑफ डिले है तो ये माफ कर दिया जाता है और एक्सेप्ट कर लिया जाता है कोर्ट में। लेकिन सूट के मामले में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सूट में ऑलरेडी हमें इतना समय मिल जाता है सूट फाइल करने के लिए, जैसे कहीं पे 1 साल दिया है, कहीं पे 3 साल दिया है, कहीं 30 साल, 12 साल, तो ऑलरेडी इतना टाइम पीरियड दिया है, इसलिए वहां पे कंडोलेशन ऑफ डिले वहां नहीं दिया था। क्योंकि अपील में 30, 60, 90, 45 दिन इस टाइप का टाइम होता है, एप्लीकेशन में भी कुछ ऐसे दिनों में दिया होता है या महीनों में दिया होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा केवल अपीलों और कुछ आवेदनों में दिया जाएगा। केवल अपीलों और कुछ विशेष आवेदनों में देरी को माफ किया जा सकता है यदि अपीलकर्ता या आवेदक न्यायालय को पर्याप्त कारण समझाने में सफल रहता है। आपको वैलिड सफिशिएंट कॉज देना होगा, कोर्ट सेटिस्फाई हो आपके कारण से तभी होगा। दिस सेक्शन अलाउज डिले टू excuse only in appeals and certain application, not in regular suit। नेक्स्ट है यदि कोई व्यक्ति मुकदमा दायर करने के लिए अयोग्य, डिस्क्वालिफाइड हो तो उसे क्या लाभ मिलेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए जब सूट फाइल मतलब कोई व्यक्ति है वो अगर डिसेबल पर्सन है ना, डिस्क्वालिफाइड पर्सन है, तो यहाँ पर उसको जब सूट फाइल करना है तो उसको क्या यहाँ पर छूट मिलेगी।
ठीक है, तो वो जब तक उसकी डिसेबिलिटी खत्म नहीं होती ना, उसका टाइम पीरियड चालू नहीं होगा। मतलब सूट फाइल करने का जो उसका टाइम लिमिटेशन पीरियड है वो तभी चालू होगा जब उसकी डिस्क्वालिफिकेशन, जो उसकी डिसेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। यह राइट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। उसकी अयोग्यता समाप्त होने के बाद भी वही सीमा अवधि मिलेगी उसको। ठीक है, तो उसका लिमिटेशन पीरियड उतना, अगर उसको 1 साल है तो 1 साल मिलेगा, है ना। ये सेक्शन 6 में मेंशन किया गया है। सेक्शन 6, यदि कोई व्यक्ति माइनर है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मेंटल इल है ना, या लीगल डिसेबिलिटी है उसे, है ना, तो वो अगर इस तरीके से ग्रसित है तो उसकी अयोग्यता समाप्त होने के बाद भी वही सीमा अवधि मिलेगी। नेक्स्ट है, धारा 7 कब लागू होती है? तो धारा 7 जब लागू होती है जब संयुक्त रूप से, मतलब जहाँ पे जॉइंट सूट फाइल करना है या संयुक्त रूप से अगर कुछ दायर करना है तो वहां पर जब और दायर किया जाता है और वहां पर कोई एक पर्सन डिसेबल हो गया है, तो यहाँ पर जॉइंटली मुकदमे दायर करने के केस में डिसेबिलिटी का ये केस है। तो जब कई व्यक्तियां संयुक्त रूप से मुकदमा दायर करने के हकदार हो और उनमें से कोई अयोग्य, उनमें से कोई एक डिसेबल्ड हो गया, है ना, तो यहाँ सूट फाइल कर ले, तब क्या होगा? तो सूट फाइल के लिए कैसा होगा कि अगर उस जो डिसेबल हो गया है पर्सन, अगर सूट इस नेचर का है कि उसकी परमिशन के बिना भी आप सूट फाइल कर सकते हैं, तो दूसरे जो अन्य व्यक्ति है उनके खिलाफ तो लिमिटेशन पीरियड चालू हो जाएगा और उनको सूट फाइल करना होगा, और वो उसकी जब डिसेबिलिटी जाएगी तब उसके लिए टाइम मिलेगा। लेकिन अगर उसके बिना ये सूट फाइल नहीं कर सकते तो किसी के भी खिलाफ टाइम पीरियड स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि सभी की इसमें कंसेंट जरूरी होगी। तो सेक्शन 7 में बोला, यदि कई व्यक्ति संयुक्त रूप से मुकदमा दायर करने के हकदार हैं और उनमें से कोई अयोग्य है तो सीमा अवधि तब तक नहीं चलेगी जब तक कि सभी पात्र न हो जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सूट इज नॉट अफेक्टेड बाय सेक्शन 6 एंड 7 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट? तो ये सेक्शन 8 में मेंशन किया गया है कि जो प्रीएम्पशन राइट को इन्फोर्स कराने वाले सूट होते हैं उस पर सेक्शन 6 और 7 इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, तो ये सेक्शन 8 में इसके बारे में मेंशन किया गया है, सूट टू इन्फोर्स राइट्स ऑफ प्रीएम्पशन। Section 8 of the Limitation Act specifically states that the provision of the Section 6 and 7 do not apply to suit enforcing right of preemption. Therefore, the limitation period will not be extended based on disability in such case. मतलब disability होने पर भी वो टाइम पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, once the period of limitation has started, can एनी डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी स्टॉप इट्स रनिंग? मतलब एक बार लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया है, मतलब वो कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ और उसको फिर लिमिटेशन पीरियड शुरू हुआ और उसको सूट फाइल करना है, मान लीजिए 1 साल के अंदर करना है, 2 साल के ना कॉज ऑफ एक्शन हुआ उससे। अब यह लिमिटेशन पीरियड शुरू हो गया है, शुरू हुआ और उसके बाद डिसेबिलिटी आती है, तो फिर किसी भी डिसेबिलिटी के कारण वो टाइम पीरियड रुकेगा नहीं, वो चलता रहेगा। हाँ, ये कॉज ऑफ एक्शन आने से पहले अगर वो डिसेबल होता तो उसका लिमिटेशन पीरियड रुका रहता जब तक कि वो डिसेबिलिटी खत्म नहीं होती। तो सेक्शन 9 ये मेंशन करता है कि एक बार टाइम पीरियड शुरू हो गया और फिर डिसेबिलिटी आती है तो ये मतलब उसको रनिंग नहीं, मतलब उसका जो टाइम पीरियड है वो चलना बंद नहीं होता है, वो कंटिन्यू रहेगा। सेक्शन 9 बोलता है, लिमिटेशन एक्ट प्रोवाइड्स दैट वंस द लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट्स रनिंग, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी कैन स्टॉप इट। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन when letter of administration are granted to the debtor of a creditor। अगर जो उसी को जो डेटर देने वाले जिसको ऋण दिया है और उसी को उसकी वो बंदा, मतलब जो क्रेडिटर है जिसने पैसे दिए, वो अगर अपनी प्रॉपर्टी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसी को राइट दे देता है तो वहां पर टाइम पीरियड रुक जाएगा तब तक वो निलंबित रहेगा। नेक्स्ट है, under which section of the limitation act are suits against trustee and their representatives not barred by time? ये सेक्शन 10 में इसके बारे में बोला गया है कि जो ट्रस्टी है उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या जो है रिप्रेजेंटेटिव्स वगैरह है उनके खिलाफ मतलब कभी भी सूट फाइल किया जा सकता है। तो ये सेक्शन 10 में मेंशन किया गया कि अगर उसे प्रॉपर्टी दी गई है उसके ट्रस्टी को किसी बेनिफिशियल के लिए काम करने के लिए ना, तो उसको या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है तो उनसे कभी भी उसके लेखा जोखा के लिए
के लिए सूट फाइल किया जा सकता है ना। तो यहाँ कोई टाइम पीरियड नहीं है, सेक्शन 10 में मेंशन किया गया। तो सेक्शन 10 states that suits against trustee regarding trust property for a specific purpose are not barred by any period of limitation. This includes religious or charitable endowment under Hindu, Muslim and Buddhist traditions. Next है, if a contract is entered into a Jammu and Kashmir on a foreign country, है ना, और मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में या फिर फॉरेन कंट्री में, तो विच लॉ विल अप्लाई फॉर लिमिटेशन इन इंडियन कोड। अब अगर इंडियन कोड में सूट ला रहे हैं तो कौन सा लॉ एप्लीकेबल होगा, फॉरेन कोड एप्लीकेबल होगा कि यही का लिमिटेशन पीरियड का होगा। तो वो जो होगा वो इंडियन लिमिटेशन एक्ट जो है हमारा, उसी के तहत, मतलब हमारा जो इंडियन लिमिट यहाँ के एक्ट के अकॉर्डिंग वो डील होगा। तो सेक्शन 11 स्टेट्स द सूट्स फाइल इन द इंडिया ऑन कॉन्ट्रैक्ट मेड इन जम्मू एंड कश्मीर। इंडिया में सूट फाइल कर रहे हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बना था, जम्मू एंड कश्मीर में बना था या फिर फॉरेन कंट्री में बना था, विल फॉलो द लिमिटेशन एक्ट। तो वो लिमिटेशन एक्ट, यहाँ इंडिया का जो लिमिटेशन एक्ट है वो फॉलो करेगा। However, if the limitation rule of that country has extinguished the contract, it may be valid defense, है ना। भले ही क्या हुआ कि वहां का, मतलब वहां का ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटिंग्विश हो गया उस कंट्री में, पर यहाँ पर जो वैलिड डिफेंस होगा ये कि वो इंडियन लिमिटेशन एक्ट की तरह लागू होगा। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड टू द टाइम टेकन टू ऑब्टेन अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ जजमेंट व्हिल कंप्यूटिंग द लिमिटेशन पीरियड ऑफ फॉर एन अपील। मतलब अब अपील करना है ना, वहां पर जो लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग करेंगे तो वो कब से करेंगे, मतलब अगर उसकी कॉपी प्राप्त, जो सर्टिफाइड कॉपी है जजमेंट की, वो जो टाइम लेने में अगर टाइम लग रहा है ना, तो फिर वहां क्या होगा, है ना। तो इस टाइम पीरियड का क्या होगा, जो कॉपी लेने के लिए जो हमें टाइम पीरियड लग रहा है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे, उसको हमारे लिमिटेशन पीरियड में काउंट नहीं करा जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 12 मेंशन करता है। सेक्शन 12 में 3-4 ग्राउंड्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये कि जब लिमिटेशन पीरियड हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे जजमेंट, जो डिसीजन आया है अब उसकी अपील करनी है, तो वो जजमेंट जो हमको उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिलेगी, वो मिलने में जो टाइम लग रहा है वो उस टाइम को हमारे लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। Section 12 subsection 2 states that while computing the limitation period for an appeal, the time taken to obtain a certified copy of the judgment, decree, sentence or order is excluded. Next है, which section of the Limitation Act deals with the exclusion of time when leave to sue or appeal as pauper is applied for? तो ये सेक्शन 13 मेंशन करता है कि अगर कोई पॉपर के रूप में सूट फाइल करना चाहता है तो वो एप्लीकेशन कर रहा है, तो उससे कब, मतलब एक्सक्लूजन, उसके जो टाइम पीरियड जो दिया है एप्लीकेशन फाइल करा है उसने, उसकी मतलब एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देता है कोर्ट, पर उसने फाइल किया था एक पॉपर के रूप में। तो यहाँ पर जो अगर वो कोर्ट फीस भी पे कर देता है और गुड फेथ में वो अपना वो प्रोसीडिंग चला रहा था, तो वो जो टाइम पीरियड जो उसने एप्लीकेशन लगाई थी, तो वो टाइम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उसके लिमिटेशन पीरियड की काउंटिंग में। तो सेक्शन 13 इसका राइट ऑप्शन है। Section 30 states that if an application for leave to sue or appeal as a pauper is rejected, मतलब उसने एप्लीकेशन लगाई थी कि मैं एक पॉपर हूँ और मुझे इसके लिए परमिशन दी जाए कि मैं एक पॉपर के रूप में सूट फाइल कर सकूँ। पॉपर मतलब वो निर्धन है और उसको कोर्ट फीस से फीस न लगे और वो सूट फाइल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और वो ये उसने एप्लीकेशन फाइल करने के बाद सूट चालू कर दिया था और इसी उसमें मतलब प्रोसीडिंग कर रहा, सूट चालू कर दिया था जैसे एप्लीकेशन किया और वो उसी गुड फेथ में कि उसे एज ए प्रॉपर सूट फाइल करने को मिलेगा, तो वो प्रोसीडिंग करता रहता है। तो वो जो टाइम पीरियड है जो उसको एप्लीकेशन लगाई थी, उसका जो टाइम पीरियड जो रिजेक्ट हुआ है, तो वो उसकी लिमिटेशन पीरियड में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो सेक्शन 30 states that if an application for leave to sue or appeal as a pauper is rejected, the time spent in the prosecuting that application in good faith will be excluded from the limitation period. ठीक है, तो ये सेक्शन 13 मेंशन करता है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।